अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की चुनावी दंगल की, जहां पहले इस राज्य में जिन्ना जिन्ना होता था, अब यूपी चुनावी फिजा में कसब की एंट्री हो गई है। अब तक जिन्ना वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को घेर रही बीजेपी ने अब उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि अगर आज कसब जिंदा होता तो उसे वो चुनाव प्रचार में लेकर जरूर आते। इससे पहले अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश का असली दुश्मन चीन है, जबकि पाकिस्तान को बीजेपी ने राजनीतिक दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने इस पर बहुत ही करारा तंज कसा है। क्या अखिलेश यादव इस बात को भूल गए हैं कि जो पास में पड़ोसी है वो 47 से पहले से दुश्मनी निभा रहा है और 47 के बाद उसके दो ही लक्ष्य हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ और हिंदुस्तान को खत्म करो। इस देश को क्या दुश्मन ना माना जाए, जिसने हमारे साथ 3-3 जंगें मोली और उसके बाद मुंह की खाई, और उसके बाद पिछले 50-60 साल से प्रॉक्सी वॉर का पूरा काम यहां चल रहा है। उस देश को क्या दुश्मन ना माना जाए? हां, चीन बड़ा दुश्मन है, पर क्या पाकिस्तान दुश्मन नहीं? पाकिस्तान केवल राजनीतिक दुश्मन है, या पाकिस्तान के कृत्य को वो जानबूझकर कम दिखाना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी। स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं मानते। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, फखरुल चांद हसन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, लेकिन पहले अमित सिंह के पास चलते हैं। लखनऊ में तो जिन्ना के बाद अब उतर गया मैदान में पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे हमला किया है अखिलेश यादव पर। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और लेकिन पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। इस पर संबित पात्रा का यह कहना था कि चीन तो दुश्मन है ही है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से 47 के बाद से लगातार वो हमारे साथ युद्ध किया, इसके अलावा जो कश्मीर में लगातार हमले होते रहते हैं, कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है? और जिन्ना को कौन लेकर आया है सबसे पहले इस चुनाव में? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तो जाहिर तौर पे संदीप पात्रा ने एक बड़ा हमला किया है। तो वहीं अपना दल एस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी साफ साफ एक संदेश देने की कोशिश की है अखिलेश यादव को, और कहा है कि वो काम पर फोकस करे, विकास पर फोकस करे, और इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति ना करे। जी आनंद। जी धन्यवाद अमित आपके अपडेट के लिए। लेकिन क्या पाकिस्तान दुश्मन नहीं है? फखरुल चांद हसन क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? क्यों कह रहे हैं ऐसी बात अखिलेश यादव? कहां आप जो बात कह रहे हैं, क्या वो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही कि दुश्मन नहीं है? उन्हीं ने कहा कि असली दुश्मन कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है।
ये बात कही थी। ये तो कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, रक्षा मंत्री जी सदन में खड़े होकर उनका बयान है कि उन्होंने कहा कि फर्नांडिस जी थे, वो फर्नांडिस जी से कहा कि जो दुश्मन है भारत का, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चीन है। उसके बाद देश के दूसरे रक्षा मंत्री थे आदरणीय नेताजी ने भी कहा कि देश का असली जो दुश्मन है वो चीन है। तो आज अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि असली दुश्मन चीन है, क्यों क्या आज ये सच नहीं है कि चीन हमारी जमीन कब्जा करे बैठा हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि वो हमारी सीमा के अंदर घुस के बैठा हुआ है? तो अगर आदरणीय पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ राजनीतिक रूप से दुश्मन बना रखा है बीजेपी ने? नहीं आनंद जी, देखिए फिर आप उस बात पे आए। कहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन देश का असली दुश्मन, जो बड़ा दुश्मन है वो चीन है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते। चीन हमारे सीमा के अंदर घुस के बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, झूला झूला जाता है चीन के राष्ट्रपति के साथ, लेकिन चीन पे कोई बात करना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। ठीक है, आपने जो कहा है उसका रिएक्शन पहले राकेश त्रिपाठी दे बीजेपी से। जी, अब आपका कहना है कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को सर पर लेकर बैठे हैं, उनको दुश्मन नहीं मानते। इनका कहना है कि चीन जो असली दुश्मन है उसके बारे में आपने चुप्पी साध रखी है। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, पूरा देश जानता है और ये कोई नया तथ्य खोज कर लाने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से भारत में जो भी आतंकवादी घटनाएं रहे, उन आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। एविडेंसेस इसके सौंपने का काम हमने किया है और प्रत्यक्ष तौर पर 2 बार पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध करने का काम किया है। भारत का बच्चा जानता है कि भारत के हितों में लगातार नुकसान पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान क्यों प्रिय है अखिलेश यादव जी को? क्योंकि वहां से तुष्टि करने की संभावनाएं दिखती है। क्योंकि अखिलेश यादव जी को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उनके राजनीतिक आदर्श दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर जब वो मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना कायदे आजम, पाकिस्तान के कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ करते हैं, सरदार पटेल की तुलना, उसी दिन स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव जी की सोच क्या है, अखिलेश यादव जी की मानसिकता किस तरह की है। आज वो पाकिस्तान परस्ती के गुण गाने का काम कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जनता इसका खमेजा भुगतने पर मजबूर करेगी और ये तुष्टीकरण अखिलेश यादव जी को महंगा पड़ेगा। आप भारत के हितों के साथ समझ भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है फखरुल चांद हसन। वो देश जिसके खुद के फॉर्मर जनरल, उन्होंने खुद साफ ये कहा है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, पाकिस्तान को आबाद करना और भारत को बर्बाद करना। क्या वो कभी हमारा दुश्मन नहीं है? सबसे ज्यादा अगर दुश्मनी किसी एक देश ने निभाई है तो वो पाकिस्तान ने निभाई है, चाहे वो चीन के हथकंडों की वजह बना या फिर यूएस के। दोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के लिए ही किया। तो ये पाकिस्तान परस्ती बातचीत क्यों हो रही है? देखिए, अजहर मसूद को कौन पाकिस्तान छोड़ के आया? अगर वो आज हिंदुस्तान में कहीं होता तो मैं समझता हूं कि वो कसाब जैसे अगर हिंदुस्तान में आज जिंदा होता तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त नेताजी का क्या पक्ष था बताइए? उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी का क्या पक्ष था जब वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यह कहा था कुछ भी हो मेरी बेटी को छुड़ाओ? नहीं, नेताजी का क्या था? सरकार में कौन था? सरकार की नहीं, सरकार नहीं, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष था, मुझे बताइए ना। आप मुझे ये बताइए कि उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी जिन्ना की बात क्यों होती है? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई थी। आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ खड़ी है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में से 496 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 436 में विजय मिली और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े थे उनको 30 सीटें भी नहीं मिली। आप मुझे ये बताइए, आप अजहर मसूद से क्यों भाग रहे हैं? कौन अजहर मसूद से भाग रहा है? कौन अजहर मसूद से भाग रहा है? कोई नहीं भाग रहा है अजहर मसूद से। आप मुझे ये बताइए, उस वक्त देश के कलेक्टिव ऑपोजिशन का पोजीशन क्या था? कलेक्टिव ऑपोजिशन का पोजीशन क्या था उस दिन? उस वक्त आप मुझे निकाल के बताइए कि समाजवादी पार्टी के लीडर और समाजवादी पार्टी का पोजीशन क्या था? देश के हर पार्टी का पोजीशन उस वक्त क्या था? आप मुझे यह बताइए ना।
कौन सी पार्टी ने यह कहा कि उसको कुछ भी हो वापस नहीं देना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले के साथ नहीं मैं थे। आपसे पूछ रहा हूं, मैं आज आप अपनी बात बदल रहे हैं, उस वक्त के अखबार निकालकर मुझे एक पार्टी के बयान बताइए। मैं आपको बताता हूं उन सबके साथ जो कि समाजवादी पार्टी खड़ी थी, वो सारे नेता दिल्ली में बैठे हुए थे सड़क पर, ये कहकर कि उनको छुड़वाओ, कुछ भी हो इन सबको छुड़वाओ, जो वहां पर हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को छुड़वाओ। वो सब ये कह रहे थे कि आप हॉस्टेजेस की जान को जोखिम में नहीं डालेंगे, वो जो मांगेंगे वो आप दे दीजिए। आप मुझे ये बताइए 70 से लेकर 80 के दशक में, 70 से लेकर 80 के दशक में और उसके बाद ये कितनी बार हुआ था कि हमारी प्लेनें हाईजैक होती थी और वहां के आतंकवादी छोड़े जाते थे? एक बात बताइए, इतिहास को झुटलाइए मत। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं उस देश को कि जिसके एक ही लक्ष्य है कि भारत को बर्बाद करना, क्या वो कभी हमारा दोस्त हो सकता है? आप हमको ये बताइए, क्या पाकिस्तान की क्यों अगर मगर बाबा बूबू क्यों हो रहा है? मुझे बताइए ना फखरुल चांद हसन, खुल के बताइए, बोलिए। वो देश जो कहे कि भारत को बर्बाद करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, जिसका एक एक व्यक्ति, जिसके एस्टेब्लिशमेंट में, जिसकी पॉलिटिक्स में एक ही चीज कहता है, पाकिस्तान को आबाद करो, भारत को बर्बाद करो, क्या वो कभी हमारा दोस्त हो सकता है? क्या वो कभी हमारा दोस्त हो सकता है? जनरल हामिद गुल खुद खड़े होकर कहते हैं कि मेरे बच्चों को तालिबान के साथ काम करने के लिए भेजा अफगानिस्तान के अंदर, और होता तो मैं उन्हें हिंदुस्तान भी भेजता भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। वो देश क्या कभी हमारा दोस्त हो सकता है? उससे कभी हम मित्रता की बात कर सकते हैं? हमारे पड़ोसी हम नहीं चुन सकते, ये बात भी कही गई थी, लेकिन उनका रवैया क्या है? क्या उससे हम अछूते रह सकते हैं? राकेश त्रिपाठी वापस आए। राकेश त्रिपाठी, फिर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान परस्त हैं। नहीं, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि क्या ये भी टॉपिक डिबेटेबल हो सकता है? क्या इस पर भी डिबेट की जानी चाहिए? पाकिस्तान को लेकर के भी कोई दूसरी राय रखी जा सकती है? बच्चा हिंदुस्तान का ये जानता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करने का काम करता है, आतंकी गतिविधियों को चलाने का काम करता है। भारत का बच्चा जिस बात को जानता है, क्यों अखिलेश यादव जी इससे दरकिनार करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए क्या वो इतनी नीचता पर उतर आएंगे? ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हम मुलायम सिंह यादव की राजनीति की आलोचना हमेशा करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी भी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक जाते रहे, लेकिन कभी भी मुलायम सिंह यादव जी ने भी पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं बताया। कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नहीं मानते रहे। लेकिन अखिलेश यादव जी आज इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि वो आज मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम मान रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने हद कर दी जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, पाकिस्तान वास्तविक दुश्मन नहीं है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर माफी मांगने की बजाय समाजवादी पार्टी के लोग बेशर्मी से आकर के अखिलेश यादव के इस बयान का बचाव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, देश की जनता सुन रही है। आज देश की सीमा पर खड़े हुए वो जवानों के परिवार सुन रहे हैं कि पाकिस्तान परस्ती का कैसा गान आज अखिलेश यादव गा रहे हैं। अखिलेश यादव जब आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं तब भी पीड़ा होती है। जो आतंकवादी उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट करने का काम करते हैं, जिनको कोर्ट सजाए मौत सुनाने का काम करती है, उन आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी या नहीं शुरू की थी? फखरुल हसन चांद ये बात का जवाब देते हुए माफी क्यों नहीं मांगते हैं? अपनी गलतियां जो आपने की है, इनके लिए आपको माफी मांगनी होगी, वरना उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का आप पर भी आरोप है कि जब आपको ठीक लगता है, राकेश त्रिपाठी, बीजेपी पर भी आरोप है, जब आपको ठीक लगता है तब आप पाकिस्तान करते हैं, जब नहीं लगता है तब आप चुप हो जाते हैं। पाकिस्तान से अगर सरोकार नहीं है तो फिर अभी भी क्या पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरह से ट्रेड नहीं हो रहा है? पाकिस्तान से अगर सरोकार नहीं है तो आज भी क्यों इन्फिल्ट्रेशन को बंद नहीं किया गया है? पाकिस्तान से अगर सरोकार नहीं है तो फिर उनकी एम्बेसी को पूरी तरह से भारत में बंद क्यों नहीं कर दिया गया है? पाकिस्तान से अगर सरोकार नहीं है तो कई बार आपसे भी सवाल पूछा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तभी आप पाकिस्तान करने लगते हैं। देखिए, मैं एक बात आनंद जी स्पष्ट कर दूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के संदर्भ में कूटनीतिक मसलों के आधार पर कुछ बातों को हमको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन राजनीतिक कोई नेता बैठ करके भारत में ये स्वीकार करे और ये कहे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान हमारे खिलाफत नहीं करता है, पाकिस्तान भारत में जितना भी आतंकवादी घटनाएं हैं उसके लिए दोषी नहीं है, मैं मानता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत क्रोध में डालने वाला है। आज जब से अखिलेश यादव की बात अखबारों में पड़ी है, जब से इस बात को लेकर के हमने सुना है, हर देशभक्त नागरिक का आज खून उबाल मार रहा है कि पाकिस्तान परस्ती का ये गान अखिलेश यादव कैसे कर सकते हैं?
क्यों आप कर रहे, राजनीतिक तौर पर कैसे कर सकते हैं? मुद्दा ज्यादा तक बड़ा कहते बड़ा हैं। सवाल यह है कि वो कर क्यों रहे हैं। एक मिनट, अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के मुताबिक अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हर बात में पाकिस्तान को लेकर आ जाते हैं। सुनिए क्या कह रही हैं वो। उन्होंने कहा है कि देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चीन है, पाकिस्तान को बीजेपी लेकर आती है। आपकी क्या सोच है मैम, क्या कहती हैं? देखिए, फिलहाल मैं तो इतनी सलाह दूंगी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हम चुनाव के बीच में हैं, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 2012 से 2017 के बीच में उनकी सरकार ने क्या किया, आगे वो क्या कर सकते हैं, इस पर उनका फोकस होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त ये ज़्यादा जानना चाहती है कि दोनों गठबंधन जो आमने सामने हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या विजन रखते हैं। हमारी सरकार ने तो 5 साल में जितना काम किया, एक प्रो डेवलपमेंट रेजिम रही है, बहुत सारा विकास का काम हुआ है, हमारे पास गिनाने के लिए हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो उनके पास कुछ हो तो वो बताएं। आखिरी सवाल मैम, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि चुनाव बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे बात कर लेंगे। राजभर जी बहुत स्नेह करते हैं अपना दल को, अपना दल हमेशा उनके दिल में रहता है, मुझे बड़ी खुशी है। तो बीजेपी के साथी हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। अमित सिंह की बातचीत हुई अपना दल के अनुप्रिया पटेल से, लेकिन सबसे पहले बात यही है अमित, एक बात बताइए कि बार बार जिन्ना की बात और पाकिस्तान की बात अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिन्ना की बात उन्होंने कब की, जब सरदार पटेल की जयंती थी, और पाकिस्तान को लेकर जो अभी चीन और पाकिस्तान को लेकर उन्होंने एक को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने कहा। और देखिए, इस तरीके के मामले में जब भी बातें सामने आती थी तो बीजेपी जो है काफी आक्रामक हो जाती है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसको बचाव करती है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं लगातार उस पर बचाव कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आज सुबह जब हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि देखिए, पाकिस्तान को ये इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने नहीं कहा कि पाकिस्तान उनका दुश्मन नहीं है, चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके बाद उन लोगों का ये कहना था कि उसके बाद पाकिस्तान है। हालांकि जो अखिलेश यादव ने कहा कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है अपने इंटरव्यू में, और पाकिस्तान को राजनीतिक फायदे के तौर पर इसको बीजेपी इस्तेमाल करते हैं, ये बातें जो इंटरव्यू में निकल कर आई है। तो इसको लेकर फिलहाल सीधा सवाल ये उठता है अमित, सीधा सवाल ये उठता है, और मैं फखरुल चांद हसन से पूछता हूं कि पाकिस्तान का राजनीतिक फायदा बीजेपी को क्यों होना चाहिए? अगर इस देश में हर कोई ये मानता है कि पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, तो किसी को भी राजनीतिक फायदा इसका नहीं होना चाहिए। नहीं, राजनीतिक फायदा नुकसान की बात नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना बताए, देश को बिना विश्वास में लिए जन्मदिन की पार्टी बनाने पाकिस्तान गए थे? जन्मदिन की पार्टी में नहीं गए थे, जन्मदिन की पार्टी में नहीं गए थे। वो एक कोशिश थी जिसकी वजह से वहां गए और जाकर आए, और इसलिए नहीं जाकर आए। देश का प्रधानमंत्री गया, लेकिन वही देश का प्रधानमंत्री है जिसने बालाकोट के स्ट्राइक भी करवाए, और जिसके अंडर के फौज ने बालाकोट में स्ट्राइक भी किए, जिसके अंडर फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक भी कराया, और ये पॉलिटिकल विल दिखाया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो क्यों लगी है और उसकी तारीफ क्यों हो रही है? उस व्यक्ति की जिसने भारत को धर्म पर बांटने की बात की, उस व्यक्ति ने जिसने कहा कि भारत में हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान होना चाहिए, उसका फोटो आज भी क्यों लगा है? और वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां से टू नेशन थियरी की उपज हुई। आप मुझे एक बात बताइए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, और इसको पेट्रोनाइज करने वाले कौन है? मैं ये पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए फखरुल चांद हसन, कि पाकिस्तान की वजह से किसी को भी राजनीतिक फायदा क्यों हो रहा है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बोलने ही नहीं देना है तो आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए ना। आप इसका क्या उसका क्या क्यों पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को पाकिस्तान से राजनीतिक फायदा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को आप टोकते नहीं हो, हमको आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बयान तो अखिलेश यादव ने दिया है ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिन्ना की तारीफ अखिलेश यादव ने की, जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से अखिलेश यादव ने की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताइए ना फखरुल चांद हसन, कि भारत में किसी भी पार्टी को पाकिस्तान से राजनीतिक फायदा क्यों होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत में किसी भी पार्टी को पाकिस्तान से राजनीतिक फायदा क्यों होना चाहिए? भारत में कोई भी व्यक्ति जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से क्यों कर रहा है? मैं जवाब दूं दीजिए। जब आप जिन्ना की बात करते हैं कि तुलना की, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास वो बयान है
जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि एक ही संस्था से 3 लोग पढ़ के निकलते हैं, एक देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, 2 लोग देश को बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये कहाँ तुलना हो गई? मेरे समझ में नहीं आता। आप लोग कहां से कहते हो कि जिन्ना से और सरदार पटेल जी से तुलना कर दी? ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी खुद तो आतंकवादियों की समर्थक, पाकिस्तान की तो समर्थक, आप ये मानते हैं फखरुल चांद हसन? मिलकर सरकार तो बनाती है। ठीक है, मैं लेकिन बीजेपी से उसको पूछता हूं। बीजेपी ने घुमाया, बीजेपी ने जानबूझ के उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बताया। राकेश त्रिपाठी बताइए, फखरुल चांद हसन का ये कहना है। देखिए, पहली बात तो फखरुल, मैं तो आनंद जी निवेदन करूंगा, अगर आप अपने पीसीआर से कह करके ये चलवा दे उनका बयान एक बार दोबारा, कि वो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हरदोई में क्या कहा था। सच ये है कि हरदोई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर बिना किसी रेफरेंस के अनावश्यक तौर पर समाजवादी पार्टी के क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना एक ही जगह से पढ़ते हैं और दोनों का भारत की स्वतंत्रता के संग्राम एक महत्वपूर्ण रोल, आजादी के संग्राम में दोनों का एक बराबर रोल बताने वाले मोहम्मद एक ही वाले अखिलेश यादव ने अखाड़ा में अब बात रामपुर में नवाबी जंग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बीच अपना दल ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हैदर ने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर अपना दल का दामन थामा था। यूपी में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हैदर अली यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम प्रत्याशी होंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नवाब परिवार से संबंध रखने वाली रामपुर की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के पोते हैदर अली दूसरे उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद टिकट ठुकरा कर किसी और पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। अब रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली चुनावी किस्मत आजमाएंगे। यहां उनका मुकाबला आजम खान के बेटे से होगा। न्यूज़ 18 ने हैदर अली खान से थोड़ी देर पहले बात की, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, आप स्वार टांडा से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लड़ेंगे, किस तरह की चुनौती आपके लिए रहेगी? देखिए, अब्दुल्ला आजम कोई हुआ है एक, क्या है अब्दुल्ला आजम? उन्होंने 17 में जो चुनाव जीता था तो सरकार और प्रशासन के दबाव में जीता था। उनके यहाँ एक सीओ था जो एसपी से ज़्यादा पावर रखता था। वो हर किसी को उठा रहा था, झूठे मुकदमों में फंसा रहा था, झूठी धाराएं लगा रहा था। तो अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप कोई चुनौती नहीं मानते, लेकिन आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप पहले एनडीए के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की है एनडीए ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ, आशीष जी का, और सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी जेपी नड्डा जी, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, बंसल जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो स्वार टांडे को इस चीज़ के लिए चुना है। और जो उन्होंने विश्वास दिखाया, पब्लिक में भी वही उत्साह है। मैं आपको बताऊँ तो संदेश जो आप जो संदेश की देना चाह रहे हैं, जो ऑपोजिशन उंगलियां उठाता था, अब ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। लेकिन ये बताइए कि आपके हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था, आप अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए, ये क्यों हुआ? कैंडिडेट आपके पिताजी भी कांग्रेस में है, आप क्यों अपना दल आपने चुनी? देखिए, मैंने सबसे पहले ये मेरी नीति, मेरी सोच है, मैं बताऊं, वो मेरे पिता हैं और पिता हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ विकास चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ, और जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रही है, उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, नीतियों से उनके प्रभावित हुआ हूं। हमारी विधानसभा अगर देखा जाए, एक पुल था जो सदर विधानसभा को टांडे से जोड़ता था। आजम खान ने वो पुल तोड़ा, सिर्फ पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, लाखों आदमी परेशान था। आज वो पुल बनने जा रहा है, इस सरकार की देन है। चाहे बाढ़ आई या कोरोना आया, हर किसी को घर बैठे बैठे राशन मिला। मैं नीतियों से प्रभावित विकास की ओर, नीतियों से प्रभावित विकास चाहते हैं, और जिसकी वजह से हैदर अली ने ये फैसला लिया कि वो अपना दल से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्हें अवसर दिया जा रहा है। इसे एक नवाबी जंग कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्वार सीट से अब अब्दुल्ला आजम भी लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वहां पर रामपुर में
आजम खान और उनके परिवार का वर्चस्व पिछले 30-40 साल से लगा हुआ है। कोई तो बात होगी जिसकी वजह से वो 40 साल से वहाँ से जीतते आ रहे हैं। ये भी कहा उनके बेटे ने कि कुछ तो बात होगी आजम खान में। कई बार ये भी कहा गया है कि लोगों को प्रताड़ित कर कर, उनको डरा कर, धमका कर वो सीटें जीते हैं। ये भी आरोप लगे हैं। लेकिन इस बात से कोई मुकरना नहीं है कि एसपी का वो गढ़ माना जाता था क्योंकि आजम खान थे। और आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पहले भी थे, आज भी उनका रुतबा है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम अब अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठते हैं। और अखिलेश यादव ने खुद कहा कि आजम खान को गलत केसेस में जानबूझकर फंसाया गया है और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। बावजूद इसके कि जमीन पर रामपुर के निवासियों ने ही कहा कि उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबकी जमीनें हड़प ली और कई सारी चीज़ों पर उन्होंने लोगों को प्रताड़ित भी किया। बेखौफ उनकी गुंडागर्दी वहाँ चलती थी। ये वहाँ के स्थानीय आरोप लगा चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और ऐसे केसेस खड़े किए गए ताकि आजम खान के रुतबे को कम किया जाए। ना हैदर अली खान कांग्रेस के दिग्गज नेता नूर बानो के पोते हैं। हैदर अली खान के पिता नवाब काजिम अली खान 4 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन से की। 36 साल के हैदर अली को कांग्रेस की ओर से 13 जनवरी को उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद वे अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल एस में आए और पार्टी ने अब उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने काजिम अली खान को स्वार सीट से ही हराया था। हैदर अली खान से हम लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार 2017 के एवज में पिछले 5 साल में वहां ऐसा क्या हुआ है कि माहौल बदल गया है और वो इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि अपना दल से वो चुनाव लड़ेंगे। क्यों उन्होंने कांग्रेस का पल्ला छोड़ दिया और अपना दल एस का दामन थामा है। अब वहीं अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के मुताबिक हैदर अली खान स्वार विधानसभा सीट पर काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें उनकी काबिलियत के आधार पर टिकट दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मैम। रामपुर से आपने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ एक हैदर अली खान को उतारा है। किस तरीके से देख रही हैं, कितना वो इम्पैक्ट होगा वहाँ पर ऑन फील्ड? देखिए, ये जिस परिवार से आते हैं हैदर अली जी, आप जानते हैं कि उनकी कई पीढ़ियाँ राजनीति में सक्रिय रही हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। रामपुर की जनता को बहुत स्नेह, बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव है इस परिवार से और एक बहुत ही अच्छी साफ सुथरी छवि है। एक लंबी राजनीतिक उनकी यात्रा है, विरासत है और मुझे लगता है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा, जो आदर सम्मान है उस क्षेत्र में, उसको देखते हुए वो एक उपयुक्त प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि रामपुर की जनता परिवर्तन करेगी और हमारे प्रत्याशी को, हैदर अली जी को भारी मात्रा में, भारी उससे जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजेगी। हैदर अली खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर अली, नमस्ते। आपको पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप चुनावी रण में उतरे हैं। बट आईड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला क्यों किया? जी देखिए, ऐसा है, मुझे अपनी विधानसभा के लोगों के लिए विकास करना है और जो विधानसभा के हित में बेहतर है, मैंने वो फैसला उठा के कदम उठाया है। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ हूँ। जैसे उन्होंने कार्य किए, हर शोषित पिछले वर्ग के लोगों को लेके गए और जो हमारी एनडीए सरकार चली है उत्तर प्रदेश में, जो 5 साल में उन्होंने कार्य किए, सबको साथ लेके चलने का, विकास की, तो मेरा मेन मुद्दा विकास है। हेलो जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। जी 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 तो मैं विकास के लिए और पब्लिक के जनहित के बेहतर में जो फैसला है, मैंने वो लिया है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अपना दल एस क्यों और बीजेपी क्यों नहीं? आपकी तो बीजेपी में भी बात हुई होगी। देखिए, ये पार्टी हाईकमांड के फैसले होते हैं। मैंने जो पार्टी हाईकमांड ने, जो एनडीए अलायंस के हाईकमांड ने फैसला लिया है, मैंने उसका स्वागत किया है और मैं उस तरीके से डिलीवर भी करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है, जो जनता में उत्साह है और मोहब्बत है हर जाति, हर बिरादरी के आदमी में, उसका परिणाम आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा। जी, और जी आपके वालिद काजिम अली खान साहब अभी भी कांग्रेस से ही जुड़े हैं? जी 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 जी। तो क्या आपके बीच में मतभेद है कि आपके पास उनका आशीर्वाद है? अब ऐसे तो जी आशीर्वाद बिल्कुल रहेगा। मेरे पिता है वो, अपर्णा जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, नेताजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया है। जी,
लेकिन 2017 में आपके पिताजी काजिम अली खान ही अब्दुल्ला आजम से हारे थे। अब 2017 और 2022 में क्या फर्क है? ऐसे 2017 में अब्दुल्ला आजम जब लड़े थे तो जो प्रशासन है वो चुनाव लड़ा रहा था। एक इनका सीओ था जो उस टाइम के एसपी से ज्यादा पावर रखता था, जो इनके साथ नहीं था उस पे अवैध खनन के मुकदमे, 307 के मुकदमे, एनडीपीएस के मुकदमे, मतलब हर तरीके से झूठे आरोपों में पब्लिक को फंसाया गया। अखिलेश जी 3 बार सवार आ गए थे। पूरा सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ था। जो उस टाइम के प्रशासन था वो उनके साथ हर जगह चल चल के इनका चुनाव लड़ा रहा था। तो अब वो सब तो है नहीं। प्लस मैं जनता के बीच 4 साल से रहा हूँ। जब अब्दुल्ला विधायक भी रहा तब इन्होंने कोई काम नहीं किया है। एक लालपुर का पुल था जो इनके पिता ने तोड़ा था, जिससे लाखों आदमी सदर विधानसभा और टांडा विधानसभा से जुड़ता था। जब बाढ़ आई तब हम मौजूद रहे। आज वो पुल हमने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, अपनी पार्टी जी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह किया, उन्होंने भी आग्रह किया और आज वो पुल की स्थापना होने जा रही है। पर हैदर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। इस बार कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी होने का दावा कर रही है, आप क्या कहेंगे? मैं एक बात आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। जी। सपा सरकार में जिले रामपुर में आजम खान ने कब्रिस्तान की मिट्टी उखाड़ी है, उन्होंने मस्जिद भी तोड़ी है, मजार पे रोड बना दी है। अगर यही किसी और ने किया होता तो दंगा हो गया होता। तो सपा सरकार में सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही दबा है और पिटा है और मुकदमे लगे हैं और परेशान हुआ है। इस सरकार में अमन और शांति रही है, लोगों के काम हुए हैं। जब कोरोना काल रहा तो हर घर को, हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी के आदमी को राशन मिला है। तो ये तो देखिए इनके लोग ये बातें कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएंगे 50 सीटें पार नहीं कर पाएंगे, तब पहले तो 44 आएंगी, मुझे लग रहा है वो भी नहीं आएंगी अब की बार। तो ये तो देखिए जनता फैसला करेगी। सब, हर कोई सब चीज समझ रहा है, कोई बेवकूफ नहीं है। इनके आंसू भी सब समझ रहे हैं। जब इन्होंने लोगों के घर यतीम खाने की जगह थी जो हमारे परिवार ने दी थी यतीमों के लिए, वो आजम खान ने तोड़ दी, उनको घर से बेघर कर दिया। स्कूल के नाम पे उस जगह पे कब्जा करना चाह रहे थे। यूनिवर्सिटी बनाई तो कब्रिस्तान के ऊपर बनाई और लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई। तो देखिए हर कोई हर चीज समझ रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो इनके लोग कहेंगे कि ये ब्लॉक में है और क्या है, तो परिणाम होंगे आपको दिख जाएंगे। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके लिए भी चुनौती है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या आपको लगता है कि आपको हर समाज से आपको वोट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा? हुआ है, चाहे हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, सिख समाज का हो, ईसाई समाज का हो, अन्य समाज का, कोई बिरादरी का हो, सबके लिए, सबके मन में एक उत्साह है, एक मोहब्बत है। और मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 200% हम सीट जिता के, ये सीट भारी मतों से जिता के हम पार्टी को और एनडीए को ही सीट देंगे, मुख्यमंत्री जी को। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, कई जगह ये धारणा है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट्स नहीं मिलेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में। क्या ये सही है, गलत है? दे रहा हूँ, जब 19 में संसद का चुनाव रहा सांसद का, तो मुस्लिम महिलाओं ने भारी संख्या से एनडीए को सपोर्ट किया है ट्रिपल तलाक को लेके। आज भी ये जो लोग फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस सपा के लोग करते हैं। उनको सांप्रदायिक माहौल पैदा करना होता है, दंगे करने होते हैं, दंगा ही है वो। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने भी कहा है। तो कहने का मकसद ये है, अब वो माहौल तो पैदा नहीं हो सकता। ये लोगों को बहकाने का, लोग, पब्लिक हर चीज समझ रही है, जागरूक है पब्लिक। रामपुर से जब लोग लखनऊ जाते थे सभा सरकार में, अगर मुख्यमंत्री जी क्या गए और कहीं गए शिकायत लेके, तो उन्हें ये बोला जाता था कि रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मैं वहाँ है, बातें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जब परिणाम आएंगे आपको सब मिल जाएंगे। जी, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि जीत आपकी होगी? बिल्कुल, रामपुर में, स्वार में आपको सपोर्ट मिलेगा? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आजम खान का वहाँ बोलबाला माना जाता है, वर्चस्व माना जाता है, वो खत्म हो गया? कोई वर्चस्व, देखिए वर्चस्व क्या होता है मैं बताऊँ आपको। पब्लिक सरकार में आके इन्होंने लोगों के घर तोड़े हैं, इन्होंने बेघर किया है, रोजगार छीना है उनसे। तो बोलबाला क्या है, सरकार का खौफ था, डर था। अब एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, फिर वो रिकॉर्ड 40 साल का तोड़ने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, सबके दिल में खुशी है कि सपा नहीं आ रही है। और आजम खान तो कतई किसी रूप में नहीं आएंगे, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है उसमें कोर्ट अपना फैसला लेगी, इनको सजा देगी। और इनको भी, इनके बेटे को भी, जो अभी जमानत पे निकले गए हैं, पहले वो अपना पर्चा तो भरे, किस पर कौन सी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उनकी तो 2-2 डेट ऑफ बर्थ भी है। तो वो तो पहले अपना तो उल्लू सीधा करें। जी, तो आप कह रहे हैं कि वो पहले पर्चा तो भरे, कौन सी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं आप कह रहे हैं, वहां पर भी एग्जैक्टली। अब वो तो एग्जैक्टली उन्होंने तब तो कर दिया था, सरकार के दबाव में सब कुछ हुआ था, अब नहीं हो पाएगा। जी जी। हैदर अली, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इट्स गोइंग टू बी ए टफ फाइट। ये नवाबी जंग कहा जा रहा है इसको, स्वार पे, रामपुर में।
तो हैदर अली का कहना है कि अब वो 40 साल का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं स्वार, चमरब्बा, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और जो बाकी 2 सीटें हैं उसे बीजेपी ने जीती थी। रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं और वो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। राकेश त्रिपाठी और फखरुल चांद हसन हमारे साथ हैं। फखरुल चांद हसन साहब, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, अब वहां पर ये नवाबी जंग है, उसमें तो अब ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम ने अभी तक अपना पर्चा नहीं भरा, कहां से लड़ेंगे ये डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हैदर अली स्वार से लड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वार से ही अब्दुल्ला आजम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पर्चा जब समय आएगा तो पर्चा भी भरा जाएगा। नवाब साहब अब जमीन पे उतरे हैं तो उनको पता चलेगा कि जनता के बीच जाएंगे तो उनको रिएक्शन भी जनता का पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार मौजूदा है उसने क्या काम किए हैं, उनके काम पे मुहर लगती है नहीं लगती है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन रास्ता अच्छा चुना है कि भारतीय जनता पार्टी में हैदर को ज्वाइन कराते हैं लेकिन टिकट उनको अपना दल से देते हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में उन पे ये आरोप लग पाए कि उन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट दिया था। तो ये अच्छा रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करना जानती है। वो जिस रास्ते पे है उस रास्ते से अब उसको सत्ता मिलने वाली नहीं है। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी से मैं प्रतिक्रिया लूं उससे पहले अब्दुल्ला आजम से जावेद मंसूरी ने बात की है। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। रामपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और रामपुर में इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी की सियासत के बड़े चेहरे आजम खान, जो इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो खुद भी हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं, इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत के लिए मौजूद हैं। अब्दुल्ला, सबसे पहला सवाल, एक बहुत बड़ी तब्दीली इन 5 सालों में आई है। आप खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, स्वार टांडा से आप उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले कि अब जब आप आए हैं, सबको पता है कि आप जेल से आए हैं, आजम साहब भी जेल में हैं, किस तरह से ये चुनाव बदला हुआ है? देखिए, अभी तक जहाँ तक आपने उम्मीदवारी की बात करी, अभी तक पार्टी से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब तक उस पर नहीं हो जाता मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो भी पार्टी का आदेश होगा वो किया जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि पब्लिक का क्या वो है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, किसान बदलाव चाहता है कि एक ऐसी सरकार आए जो उसकी मेहनत की, उसकी लागत की कीमत दे, बेगुनाह किसानों पर गाड़ी ना चढ़ाए, बेगुनाह किसानों को साल भर तक दिल्ली की सरहदों पर न सोना पड़े। तो ये चुनाव मेरे ख्याल से किसी भी सियासी पार्टी से ज़्यादा लोगों का सरकार के खिलाफ चुनाव होगा। अब्दुल्ला, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आप खुद 15 तारीख को जेल से आए हैं, वो उस पर बात करना भी ज़रूरी है। आपके खिलाफ भी मुकदमे थे आपके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, उस पर मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे जब आप उम्मीदवारी नामांकन करेंगे, अगर टिकट होता है, तो पूरे जो कागजात हैं वो दुरुस्त हैं, और क्या वो आप लगातार कहते रहे कि वो पूरा मुकदमा फर्जी था? मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ भी अगर आपको करना हो या कोई भी आप क्राइम करें तो उसके लिए उसका एक मोटिव होना चाहिए। मैंने तमाम जितनी भी मीडिया ने इंटरव्यू लिए उसमें एक बात कही कि जो मेरे वालिद का सियासी कद है, क्या उसमें ये मुमकिन है कि मुझे अगर 17 में टिकट मिलता और 22 में टिकट ना मिलता, और ना मैं किसी ऐसे परिवार से हूँ जिसने कभी ना तो विधायकी देखी हो ना सांसदी देखी हो, पढ़ा लिखा हूँ और ये जानता हूँ कि बहुतों की नज़र मेरे ऊपर है, तो मैं सिर्फ विधायक होने के लिए या सांसद होने के लिए तो फोर्जरी करता नहीं। और जो जन्मतिथि मैंने बताई थी वो तब भी सही थी और आज भी सही है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के आदेश पर रोक लगाई थी। और अभी भी मैं आपसे ये बात कहूँ कि वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि मुझे वहाँ से न्याय मिलेगा। आजम खान साहब भी जेल में हैं, उन पर भी तमाम तरह के मुकदमे हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी और दूसरे तमाम तरह की, हाँ, चोरी, शराब की बोतल चोरी,
16,600 रुपए की चोरी, पायल चोरी, कुंदन चोरी। तुम तो चोर है, क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हमसे बदला भी लिया गया तो बहुत नीचे गिरकर। ज्यादती भी हुई तो बहुत निचले स्तर की। अभी जेल में वो मौजूद हैं, कुछ वो कह रहे हैं अब किस तरह से चुनाव रहेगा, और हमने सुना था कि आप भी वहाँ कुछ वक्त तक उनकी खिदमत के लिए वहाँ पर रहे थे, तो क्या वो कैसा ये पूरा फेज था आपका? देखिए, एक बहुत बुरा ख्वाब था। एक औलाद की हैसियत से भी अगर आप देखें तो मेरे लिए बहुत सख्त दौर था। और जहाँ तक अभी की बात है तो मुलाकातें बंद हो चुकी हैं कोविड की 3rd वेव की वजह से। बस जो उन्होंने कह के भेजा था उसी पर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कहा ना, आप लोग हैं सब। क्या कह के भेजा उन्होंने? बस कि साबित कदम रहिए, जो सही है उसके लिए लड़िए, बदलाव आएगा, इंसाफ भी होगा, बदलाव भी होगा। और कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती, ना इंसाफी भी हमेशा नहीं रहती। उम्मीद है वो बाहर आएंगे जेल से बहुत जल्द। अच्छा अब्दुल्ला, और सवाल है हमारी फहरिस्त में ये कि पूरी जो अभी चुनाव है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो किसान इस बात का जवाब मांग रहा है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो क्यों नहीं हुई। मेरे ख्याल से नौजवान इस बात के सवाल का जवाब मांग रहा है कि जिन नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने को कहा था, उन्हें रोज़गार क्यों नहीं मिला। मेरे ख्याल से जनता इस बात का जवाब मांगेगी कि ये कहा गया था कि 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वो पेट्रोल डीजल आज 100 रुपए लीटर पर क्यों है। और लोग ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मेरे ख्याल से लोग वो मंजर भी नहीं भूले होंगे जब गंगा में लाशें बहती रहीं। मेरे ख्याल से लोग टीवी पर वो मंजर भी देखकर नहीं भूले होंगे जब लोगों ने एक दूसरे को मुंह से मुंह लगा के अपने करीबियों को सांस देने की कोशिश करी, लेकिन नहीं बचा सके। आप कह रहे हैं कोरोना, महंगाई और किसान, ये मुद्दा चुनाव में रहेगा। हाँ, बेरोजगारी। लेकिन एक और बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द यूपी की सियासत घूम रही है। अखिलेश यादव पर भी सवाल उठते हैं कई तरह के। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सही पैरवी अखिलेश यादव ने नहीं की आजम खान साहब की। वो लगातार हर मंच से बात कहते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं कोई अगर कुछ कह रहा है ये उसकी अपनी राय हो सकती है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। और मैंने कई मौक़ों पर कहा कि मदद 2 तरीके की होती है कि एक दिखाई जाए और की ना जाए, और एक वो जो की जाए और दिखाई ना जाए। जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने भी जिक्र तो बहुत किया, लेकिन क्या कभी पार्लियामेंट में इस बात को उठाया कि उनके एक साथी मेंबर के साथ क्या हुआ? बताइए। क्या किसी मंच से वो लगातार उठाते रहे? मंच से तो वो किस लिए उठाते हैं वो सबको पता है। और चुनाव की जहां तक बात है, मैंने आपसे कहा ना, ये चुनाव किसी के कहने पर नहीं होगा, किसी के मुद्दे सेट करने पर नहीं होगा। ये चुनाव किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, जिनके साथ कोविड के दौर में एक मूलभूत जो अधिकार है किसी भी इंसान का, हेल्थ, उससे महरूम कर दिया गया। ये चुनाव इन चीजों पर होगा। क्या आपको लगता है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? या आजम खान साहब का कोई संदेश है मुस्लिम पॉलिटिक्स? एक बात है, 100 सीटों पे लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, सरकार बनते बनते किसी की रोकी जरूर जा सकती है। और जो पार्टी जिस स्टेट की है, तेलंगाना की, उसकी अपनी स्टेट में 6 सीटें हैं, वो यूपी में 100 सीटें कैसे जीतेगी? जरा ये बात पता होनी चाहिए लोगों को। और बिहार में क्या हुआ था, लोग मेरे ख्याल से अभी तक नहीं भूले हैं, न भूलेंगे। चुनाव मुद्दों पर रहे वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक और चीज हम देख रहे हैं कि आप आजम खान साहब की तस्वीर एक खाली चेयर पर जाते हैं, वहां रखते हैं। क्या संदेश और मैसेज देने की कोशिश आप कर रहे हैं? संदेश देने की कोशिश मैं नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं। और अगर किसी के दिल में ये गलतफहमी है कि आजम साहब यहाँ नहीं है, हम सब के दिलों में, यहाँ लोगों जो भी लोग मौजूद हैं उनके दिलों में वो मौजूद हैं। और हमारा जो भी प्रोग्राम होगा उनकी सरपरस्ती हमें, चाहे वो सीतापुर जेल में रहें या यहाँ रहें, हर प्रोग्राम में हासिल है। और वो जगह सिर्फ उस इंतज़ार में छोड़ी गई है
कि अदालत बहुत जल्द इंसाफ करेगी और वो उस जगह पर आकर पहले की तरह बैठेंगे। एक और सवाल, एक और रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। स्वार टांडा, जिससे आप दावेदारी जता रहे हैं, कैंपेनिंग भी वहाँ कर रहे हैं, वहाँ से हैदर अली खान को उम्मीदवार बना दिया एनडीए की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? कोई चुनौती है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। 10 तारीख को बात करेंगे इस पर। अच्छा, 10 तारीख को बात करेंगे। और कोई किसी को भी कैंडिडेट बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना मैं ये देखता हूँ। मुझे पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक अपना जवाब 10 तारीख को देगी। ठीक है, 10 तारीख को जवाब देगी। एक और सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है कि इमरान मसूद पार्टी में गए, वो नाराज हुए, फिर उनको मनाया गया। मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, और आपकी भी कुछ अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? क्या मुस्लिमों को लेकर अनदेखा कर रहे हैं अखिलेश यादव? मेरे ख्याल से ये सब चीजें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। किसान, जो किसानों के साथ हुआ, ये जो नौजवानों के साथ हुआ, सवाल ये है, जवाब इन बातों पर आना चाहिए कि कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितने नौजवान ऐसे थे जो आरक्षण जिनका खत्म किया गया और वो लखनऊ की सड़कों पर गए और पुलिस ने उन्हें मारा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई, कितने लोग ऐसे हैं जो कोविड में इलाज तक जिन्हें नहीं मिल सका, कितने लोग ऐसे हैं या कितने किसान ऐसे हैं, करीबन 700 से ज़्यादा, जो दिल्ली की सरहद पर सर्दी की ठंड रात में डामर की सड़क पर लेटे थे और अगले दिन की सुबह नहीं देख सके। मेरे ख्याल से देश के सामने ये सवालात ज़्यादा ज़रूरी हैं और बात इन पर होना चाहिए। अब्दुल्ला साहब, आजम साहब और आप चुनाव लड़ेंगे? आजम साहब जैसा पार्टी का आदेश होगा। अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक जो नामांकन की आखिरी तारीख बहुत नजदीक है। कोई बात नहीं, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। आप टांडा से लड़ेंगे अगर पार्टी? जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जैसा होगा, जो पार्टी का आदेश होगा वो होगा। अच्छा, अमित शाह वो एक निजाम की बात करते हैं और उसमें देखिए, इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे कहा कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, जिन 700 किसानों की शहादत हुई उन्हें क्या इंसाफ मिला, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ उन्हें क्या इंसाफ मिला, नौजवानों को जिन्हें 2 करोड़ रोजगार मिलना था उसका क्या हुआ, महंगाई कम होनी थी उसका क्या हुआ, कोविड में जो पूरे देश ने देखा, ये बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आजम, जो कि अब निकल रहे हैं कैंपेनिंग लोगों से मिलने के लिए। तमाम मसलों पर अब्दुल्ला आजम ने बात की और कहा कि उन्हें और उनके पिता को जल्द इंसाफ मिलेगा, और अभी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है आधिकारिक तौर पर, जैसा भी होगा वो बताएंगे। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, रामपुर। हैदर अली हो या असदुद्दीन ओवैसी, फर्क नहीं पड़ता, रोजगार, किसान, महंगाई, मारामारी, इस पर चुनाव लड़ूंगा, कहते हैं अब्दुल्ला आजम। राकेश त्रिपाठी, क्या कहिएगा? देखिए, अब्दुल्ला आजम की जितनी उम्र नहीं हुई है उसके 2 गुना लगभग उन पर मुकदमे हैं। अब ये फखरुल हसन साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, 44 या 46 हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम अपनी कम उम्र में ही चुनाव लड़ करके विधायक हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी विधायकी गई और अपनी विधायकी पूरी नहीं कर पाई। इस बार वाले चुनाव में वो कौन सी जन्मतिथि बताएंगे, क्योंकि उनके पास 2-2 जन्मतिथियां हैं, 2-2 पैन कार्ड हैं, 2-2 पासपोर्ट है, हर तरह के डॉक्यूमेंटल एविडेंस में फर्जीवाड़ा उन्होंने करके रखा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश जानता है। अब्दुल्ला आजम और आजम खान, उनकी माताजी सहित पूरा परिवार जेल में रहा है। 22 महीनों बाद जमानत हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दौड़ लगानी पड़ी है, भरपूर पैसा बहाया है, सारे बड़े वकीलों को खड़ा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे गरीबों का, गुरबों का, विधवाओं का, और अभी आप सुन रहे थे वो तो कह रहे हैं सारे केसेस बनाए हुए हैं, मनगढ़ंत है, 16,500 रुपए की चोरी का केस लगा दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। वो कह रहे हैं बड़े ही निचले स्तर का बदला निकाला है। जमीन पर कब्जा करने के, और इनको आपत्ति इस बात पर कि 16,000 की चोरी का आरोप क्यों लगाया गया। अरे भाई, किसी गरीब का आपने 16,000 चुराया है तो क्या वो 16 लाख की एफआईआर थोड़ा लिखाएगा? आपने अगर किसी की मुर्गी, अगर बकरी, अगर उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसकी मुर्गी और बकरी अगर गई है तो एफआईआर अपनी मुर्गी और बकरी की लिखाएगी। इनको आपत्ति इस पर है, ये छोटी छोटी चोरी के आरोप हम पर क्यों लगाए गए।
लगाना था तो बड़ी बड़ी चोरी के, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हम पर लगाए जाते। ये आजम खान की पीड़ा है, ये अब्दुल्ला आजम की पीड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के साथ जो खिलवाड़ अब्दुल्ला आजम खान और उनके परिवार ने किया था, अखिलेश यादव ने किया था, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता है, यहाँ तो रामपुर की 5 सीटों की बात है जहां 3-2 का स्कोर है। फखरुल चांद हसन, बताइए अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से लड़ेंगे कि नहीं, आजम खान लड़ेंगे कि नहीं? आप कहते हैं लड़ेंगे, वो कहते हैं अभी तक पार्टी ने बताया नहीं। नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ मैं बात करता हूं कि जल्दी वो टिकट उसी सीट से लड़ेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, मैं जानता हूं इनको, ये भी जानते हैं कि ये मुकदमे इनका क्या नेचर है और ये कोर्ट में कितने दिन टिकेंगे। जो फर्जी मुकदमे आजम खान साहब पे और अब्दुल्ला आजम पे लगाए गए, उन्हीं ने उम्र की बात की। नहीं, उम्र की बात की। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी पे भी तो कितने मुकदमे थे? उप मुख्यमंत्री पे तो जहां तक मुझे लगता है 48-49 मुकदमे थे। जो असली मुकदमे थे उनको वापस लेने का काम मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम समझते हैं कि जो नाजायज और गलत तरीके से मुकदमे लगाए गए, न्यायपालिका जब मुकदमे वापस लिए गए थे तो अक्रॉस पार्टी बहुत सारे नेताओं के वापस लिए गए थे, तब तो किसी ने उफ तक नहीं की। लेकिन अब ये नवाबी जंग है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा, इस पर भी नजर बनाए रखेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी और फखरुल चांद हसन, धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरें रवि के साथ।